ओके आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम बट आई हैव भाई मेरे को बहुत कुछ कवर करना है शिट। एंड गेम के बाद एमसीयू वैसा रहा नहीं है, चीजें बदल चुकी हैं। टोनी स्टार्क, पुराने एवेंजर्स, कैप्टन अमेरिका, स्टीव रॉजर्स, इन सब को हर कोई मिस कर रहा है। एंड बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं हु हैवंट इवन केप्ट अप विद व्हाट इज गोइंग ऑन पोस्ट एंड गेम। तो आखिरकार हुआ क्या, प्रॉब्लम आई कहां पर? मैंने सोचा कि एक बार इसको थोड़ा विस्तार में देखते हैं और ठीक करने की कोशिश करते हैं उन सारी चीजों को जिस वजह से मार्वल की ये बहुत ही ऑसम पोटेंशियल वाली मल्टीवर्सल सागा पता नहीं क्या बन के रह गई है। मतलब आई कैन नॉट इवन फाइंड वर्ड्स टू टेल इट। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उन सारी चीजों के बारे में बात करके उनको फिक्स करने की कोशिश करी जाए जो इस ऑसम पोटेंशियल वाली मल्टीवर्सल सागा को भसड़ का पराठा बना चुकी है। मतलब एट दिस पॉइंट इट जस्ट फील्स लाइक अ स्लॉप। तो एक एक करके हर चीज के बारे में बात करेंगे। और मैं पहले ही बता देता हूं कि मैंने कोशिश करी है चीजों को ठीक करने की, बट एट द टाइम आई स्टार्टेड राइटिंग दिस आई रियलाइज्ड कि इसमें जॉनथन मेजर्स का पूरा कांड होने के अलावा और भी बहुत सारी चीजें थी, जैसे राइटर स्ट्राइक, कोविड का आना, देयर वर अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन। तो इसी वजह से मैंने इसको जितना हो सके अपने हिसाब से फिक्स करने की कोशिश करी है। बाकी तुम्हें जो लगता है लेट मी नो इन द कमेंट्स। हम लोग स्टार्ट करते हैं एंड गेम के बाद सबसे पहले प्रोजेक्ट के साथ में जो था वांडाविजन। अब अगर सच बताऊं ना तो मैं इसमें सब कुछ वैसे का वैसे ही रखना चाहूंगा बिकॉज शो काफी अच्छा था। दो तीन चीजें हैं जो मैं चेंज करूंगा बस। जैसे सबसे पहले तो आगाथा जो इसके एक मेन विलन की तरह दिखाई गई थी, वो मुझे लगा कि उतनी ज्यादा डेंजरस फील नहीं होती है। इसी वजह से आई वुड प्रिफर कि अगर आगाथा को कोई दूसरी एक्सटर्नल पावरफुल एंटिटी कंट्रोल कर रही होती तो इसको तुम कोई भी डीमन बना सकते थे, कोई भी शैतान बना सकते थे जिसके साथ में अपनी आत्मा को बेचने वाली डील करी जा सकती है मेफिस्टो। एंड इसके पीछे की रीजनिंग ये दी जा सकती थी कि वो आगाथा को इसीलिए कंट्रोल कर रहा था ताकि अल्टीमेटली वो वांडा को कंट्रोल कर सके, ताकि और ज्यादा शक्तिशाली बन पाए। बिकॉज वांडा का पोटेंशियल वांडा को खुद भी नहीं पता। लेकिन हाँ, ये जो पूरा हेक्स वाला कॉन्सेप्ट था ना कि ये वांडा ने अपने पास्ट ट्रॉमा को रिकरेक्ट करने के लिए किया था, मतलब उसको जैसी चीजें अपने हिसाब से चाहिए थी वो उसने बना दी। आई वुड कीप इट मोस्टली द सेम। फिर इसके क्लाइमैक्स में इन लोगों ने डॉक्टर स्ट्रेंज को इंक्लूड किया था। मतलब बेनेडिक्ट कम्बरबैच वाज सपोज्ड टू कम एंड शूट अ फ्यू सीन्स। उसका रोल ये होता कि वो वहां आकर के हेक्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते, लेकिन कोविड के चलते सारी चीजें हो नहीं पाई और उनको क्लाइमैक्स को रिवर्क करना पड़ा। तो अब मेरे हाथ में तो नहीं है, तो अब मैं वहां पे तो नहीं हूं, लेकिन फिर भी अगर मैं इसकी राइटिंग कंट्रोल कर रहा होता तो आई वुड कीप इट एग्जैक्टली द सेम। मतलब डॉक्टर स्ट्रेंज आते, वो वांडा के हेक्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते, बट एट दैट मोमेंट ही वुड हैव रियलाइज्ड कि नहीं, ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और इसका पोटेंशियल बहुत भयानक है। तो इंस्टेड ऑफ ओवर पावरिंग हर, डॉक्टर स्ट्रेंज उससे बात करके उसको समझाते कि तुम्हें ये बंद करना पड़ेगा, और वांडा इस बात को हल्के फुल्के तरीके से समझकर वहां से निकल जाती डार्क होल्ड को लेके। फिर आते हम लोग फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर पे। तो सबसे पहले मैं इसको शो बनाने की बजाय एक मूवी बनाना प्रेफर करता, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट काफी तगड़ा था। आई मीन, अगर आपको कैप्टन अमेरिका को सेटअप करना है तो आप एक शो में नहीं करोगे, आप उसे एक प्रॉपर मूवी देने की कोशिश करोगे सो दैट अ लॉट ऑफ पीपल वॉच इट, और अगली मूवी में किसी को कंफ्यूजन ना हो कि ये कैप्टन अमेरिका कैसे बन गया। तो बकी और सैम रिटर्न करते हैं प्रोबेबली इन अ मूवी विद अ न्यू टाइटल, जो कि फोकस करती है ब्लिप का जो आफ्टर मैथ है उस पे। मतलब थानोस ने जो पहले चुटकी बजाई, उसमें जो कुछ भी हुआ, उसके बाद लोगों ने कैसे स्ट्रगल किया, और उसके बाद जब टोनी स्टार्क ने चुटकी बजाकर सबको वापस बुलाया, तो ये जो दुनिया में पूरा केओस क्रिएट हुआ है ना, ये उसी के आफ्टरमैथ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती। मतलब लोग एक दूसरे के दुश्मन कैसे बन चुके हैं। अब ब्लैक एंड व्हाइट वाला जो एरिया है वो एग्जिस्ट नहीं करता, अब हर कोई ग्रे शेड्स में दिखेगा। थोड़ा गलत हो गया बट यू नो व्हाट आई मीन। आई होप वर्ल्ड की बाउंड्रीज उतनी ज्यादा मैटर नहीं करती है, क्योंकि कोई भी कहीं पर भी जा सकता है, कहीं से भी आ सकता है। गवर्नमेंट्स कोलैप्स होती जा रही हैं। एंड इस मूवी के लिए मैं फ्लैग स्मैशर्स को नहीं रखता। मतलब दे फेल्ट अ प्रिटी वीक एस विलन, जो कि वैक्सीन और पता नहीं कौन कौन से कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे थे। मैं चूज करता स्क्रल्स को। मैं ये दिखाने की कोशिश करता कि जितना भी जो कुछ भी हुआ है, इसमें दुनिया तो बर्बाद हो रही है, लेकिन इस पूरी अपॉर्चुनिटी का फायदा स्क्रल्स कैसे उठा रहे हैं। मतलब जब से वो अर्थ पे आए हैं तब से लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी जगह ढूंढने के लिए, बट फाइनली दे हैव दिस अपॉर्चुनिटी और उसको वो यूटिलाइज करना नहीं छोड़ेंगे। वो क्या करते हैं कि जितने भी लोग ब्लिप में गायब हुए ना, उन सबको रिप्लेस करना शुरू कर देते हैं एक एक करके, सो दैट पीपल डोंट रियलाइज कि ओ ये 5 साल से कहां पर था। अब इस मौके का फायदा उठा के मार्वल वाले ये चीज दिखा सकते थे कि बहुत सारे सुपर हीरोज भी हैं या फिर बहुत सारे पावरफुल लोग भी हैं जिनको हम इंसान समझ रहे थे, लेकिन अब वो भी स्क्रल बन चुके हैं। मतलब उनको रिप्लेस कर लिया गया है। जैसे रूडी का हमने देखा था, वैसे करके और भी कैरेक्टर्स का दिखाया जा सकता था। बकी की कहानी मोस्टली सेम होती कि वो अपने रिडेम्पशन आर्क पे होता, जो भी उसने पास्ट में गलतियां करी थी उनको ठीक करने की कोशिश करता, या फिर
होता है ना कि अटोनमेंट फॉर सिंस वाली चीज जो उसने फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में करी थी, वो सब कुछ। बस आखिरी में जो सैम की स्पीच थी उसको हटा देता मैं, मतलब क्या ही मतलब था उस पूरी चीज का। इसमें टेक्निकली जीमो को इंक्लूड करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा मसाला ऐड करना था तो किया जा सकता था। माद्रेपुर वाली चीज को दिखाते, वो वैसा ही रहता सब कुछ। और आखिर में जीमो वापस नहीं जाता बल्कि भाग जाता, उस चीज को हम लोग ओपन रखते फॉर फ्यूचर यूज। लेकिन हाँ, इससे सैम विल्सन जो कि अब कैप्टन अमेरिका बन चुका है, उसको स्क्रल्स कितने बड़े थ्रेट है इसका अंदाजा लग जाता और उसे समझ में आता कि एवेंजर्स की अब एक बार फिर से जरूरत पड़ चुकी है। सो ही वुड स्टार्ट असेंबलिंग द टीम अगेन। फिर आती है ब्लैक विडो। अब मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग नहीं पता कि मार्वल और स्कारलेट जोहानसन के बीच में क्या डील हुई होगी या क्या कि मूवी बनाना है डिज्नी प्लस पे, आई हैव नो आइडिया। लेकिन मैं इसको एक शो बनाना प्रेफर करता, एक ऐसा शो जो कि रेड रूम का ओरिजिन, उसके ऑपरेशंस और उसके बैकग्राउंड में क्या कुछ चीजें होती हैं उनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करे। बिकॉज वी ऑल नो कि एंड गेम के बाद ये पहली मूवी रिलीज हुई थी और इसके ऊपर प्रेशर था अपने आप को प्रूव करने का, जो ये दूर दूर तक नहीं कर पाई, और उसके ऊपर से कोविड भी था, तो नथिंग एक्चुअली हेल्प्ड। तो मतलब सेटअप बेसिकली वही रहेगा कि नताशा, येलेना और उनकी पूरी फैमिली को इंट्रोड्यूस करना, फिर रेड रूम पे फोकस करना एंड अल्टीमेटली उसको आखिरी में जाकर के डिस्ट्रॉय करवा देना। बस एक चीज जो मैं और चेंज करना चाहता वो था टास्क मास्टर। आई मीन एंटोनिया का जो पूरा कैरेक्टर था वो मेरे को इतना बढ़िया लगा नहीं। टास्क मास्टर मैं इसको कॉमिक बुक एक्यूरेट रखने की कोशिश करता, मतलब जो टोनी मास्टर्स था ना कि वो दूसरों की मूव्स को कॉपी कर लेता है और थोड़ा अपने आप में भी एक अलग सा कैरेक्टर है, वो सारी चीजें मैं उसको ओरिजिनलिटी प्रोवाइड करता कॉमिक्स वाली। लेकिन ऐसा दिखा सकते थे कि स्टार्टिंग में ही नताशा उसको घायल कर देती है और फिर वो बाकी मूवी दिखाई नहीं देता। मतलब ऐसा दिखा सकते थे कि नताशा जब रेड रूम के लिए ऑपरेट करती थी तो अपने मिशन के दौरान वो टास्क मास्टर से मिलती है, उससे लड़ाई झगड़ा करती है, कई मिशन पे वो उसको फॉलो करता है। इन अ वे ऐसा दिखा सकते थे कि वो नताशा रोमानोफ का आर्च नेमेसिस बन जाता है, जिसको वो एवेंजर्स ज्वाइन करने से पहले काफी बुरी तरह घायल कर देती है। तो टास्क मास्टर इस मूवी के क्लाइमैक्स में रिटर्न करता है जब रेड रूम का पूरा डिस्ट्रक्शन हो रहा हो तब, एंड उसको नताशा अकेले नहीं हरा पाती, इस बार वो पूरी फैमिली उसका साथ देती है बिकॉज वो एक एक करके सबके मूव्स कॉपी नहीं कर सकता। फिर आता है लोकी। तो टू बी ऑनेस्ट मैं इसके बारे में कुछ भी चेंज नहीं करता। एक चीज जो बदली जा सकती वो थी थ्रॉग को दिखा सकते थे, मतलब वो जब लोकी के वेरिएंट्स को दिखाते ना तो उसमें थ्रॉग को दिखाया जा सकता था। फिर आते हैं शैंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ 10 रिंग्स। तो सच बताऊं पोस्ट एंड गेम दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट मूवीज, क्योंकि ये एक सुपर हीरो का ओरिजिन भी दिखाती है, मार्वल के साथ में उसको कनेक्ट भी कर देती है, मतलब जो पास्ट में हुआ उन चीजों के साथ में भी, और हैंड टू हैंड कॉम्बैट की तो तारीफ करते हुए नहीं थकनी चाहिए क्योंकि क्या बढ़िया तरीके का एक्शन था इसमें। प्लस इसको देख के ऐसा लग रहा था ना कि वो जो हम पहले मार्वल देखा करते थे इट इज नाउ बैक। तो यहाँ पर अगर मैं कुछ चेंज करता तो वो था वेनवू को 10 रिंग्स कैसे मिली, इसको और बेटर वे में एक्सप्लेन करना। बस ये बोलकर नहीं बता देना कि उसको वो एक टूम में मिली थी या फिर बस ऐसे ही स्टम्बल्ड अक्रॉस दोस थिंग्स। मैं इसको विजुअली दिखाने की कोशिश करता कि आखिरकार उसको रिंग्स मिली कैसे, उसके पहले उसका क्या हाल था और वो रिंग्स मिलने के बाद उसमें क्या ट्रांजिशन आया। फिर जो वोंग और अबोमिनेशन वाला पूरा सिनारियो था मैं उसको हटा देता, मतलब अबोमिनेशन इस मूवी में अपीयर ही नहीं होता बिकॉज आई हैव प्लान्स फॉर हिम नेक्स्ट। देन डेथ डीलर को मैं एक प्रॉपर कैरेक्टर प्रोवाइड करता, मतलब उसका चेहरा दिखा सकते थे, उसको थोड़ा मेनेसिंग वाइब दी जा सकती थी, क्योंकि इस मूवी में उसको देख के ऐसा फील होता नहीं कि वो एग्जिस्ट भी करता है। तुम्हें नाम याद था क्या इसके पहले तक? और हाँ, एक चीज जो मैं बदलता वो ये होती कि जब शॉन मतलब शैंग-ची शॉन बन के सैन फ्रांसिस्को में अपनी जिंदगी बिता रहा था तब उसके आसपास जितने भी लोग उसकी लाइफ में थे ना वो सारे एक्चुअली टालो के अंडरकवर एजेंट्स होते जो कि उसकी माँ के जानने पहचानने वाले थे और वहां पर उससे वो टोटली कनेक्टेड होते। मतलब शैंग-ची को ये बात पता नहीं होती कि लोग टालो को बिलोंग करते हैं, लेकिन लेटर ऑन जब वो टालो पहुंचता तब उसको वही सेम लोग वहां दिखाई पड़ते एंड ही वुड हैव रियलाइज्ड कि उसकी माँ ने सारी चीजें पहले से सोच के रखी थी। और जब वो आखिरी में मॉन्स्टर आता है ना ड्वेलर इन द डार्कनेस, तो जब वो उन लोगों की जान लेता तो उनकी डेथ थोड़ी सी हेवी फील होती, बिकॉज मूवी में वो चीज फील नहीं होती। जब वो ड्वेलर इन द डार्कनेस आता है लोगों को मारता ही चला जाता है, यू डू नॉट फील द वेट ऑफ इट बिकॉज आप उनके साथ इमोशनली इन्वॉल्व थे ही नहीं। तो ये दिखा सकते थे कि टालो के वो लोग शैंग-ची को इतने टाइम तक प्रोटेक्ट करते हुए आए हैं, लेकिन कुछ ऐसा हो चुका है जब शैंग-ची की उनको जरूरत है। फिर इसका पोस्ट क्रेडिट में ऑलमोस्ट सेम रखता, मे बी रिमूव कैरल डैनवर्स, उसकी जगह रॉकेट को रख देते क्योंकि उसको ज्यादा नॉलेज है चीजों के बारे में। कैरल मे बी एक्सपीरियंस है तो इसीलिए रख लिया होगा। ऑल्सो कैप्टन मार्वल थोड़ी हाइप वाइप भी क्रिएट कर रही है, बट द मेन थिंग इज कि यहाँ पर वो सब चीजें होती कि ये बीकन है, कहीं पर सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हैं। बस इसके एंड में एक चीज और ऐड करता कि सैम विल्सन को दिखाते जो शैंग-ची के पास आता और उससे कहता कि वो एवेंजर्स को दोबारा से असेंबल कर रहा है एंड ही नीड्स हिम। फिर हम लोग आते हैं इटर्नल्स के ऊपर। तो देखो अभी तक माहौल कैसा सेट हो चुका है कि हमने लोकी देख लिया और उससे हमको पता चल चुका है कि एक सीक्रेट टाइमलाइन है, उससे कोई भी ब्रांचेस निकल नहीं सकती, जो कुछ भी है वो ही हू रिमेन्स कंट्रोल कर रहा है।
तो यहाँ पर एरिशम द जज, जो बड़ा वाला सेलेस्टियल था ना, मैं उसका इस्तेमाल करके इस पूरी चीज को और थोड़ा सा फ्लैश आउट करने की कोशिश करता कि आखिरकार मल्टीवर्स चीज क्या है, कैसे वर्क कर रहा है। ऑल्दो बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि लोकी के सीजन 1 ने मेजॉरिटी हेवी लिफ्टिंग कर ली अभी तक। तो ऐसा बता सकते थे कि एरिशम बताता अपने इटर्नल्स को कि पहले चीजें अलग हुआ करती थी, उन लोगों के पास फ्री विल थी, दे कुड डू व्हाटएवर दे वांट, दे कुड चूज टू डू व्हाटएवर दे वांट, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे चीजें बदल सी गई। एंड उसके बाद से लेकर अभी तक वो लोग स्टक हैं और एक ही चीज को बार बार रिलिव करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर ही वुड बी टॉकिंग अबाउट द सीक्रेट टाइमलाइन, लेकिन बहुत अच्छे से नहीं, बस वेग शब्दों में। और आखिरी में मूवी वैसी की वैसी होती जो हम लोगों ने इटर्नल्स में देखा था कि वो त्यामुत बाहर निकलता है, सिवाय एक चेंज के कि इटर्नल्स उसे रोकते नहीं, जो हमने मूवी में देखा ना कि वो रोक देते हैं और ऐसा आधा मूर्ति जैसा पुतला बाहर निकला हुआ है दुनिया के, और लोग देख देख कर उससे एडमेंटियम लूटने की कोशिश कर रहे हैं। तो नहीं, ये निकलता, अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देता, ओनली फॉर अस टू फाइंड आउट कि ये एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स है। और अब इटर्नल्स एक्चुअली 616 यूनिवर्स में पहुंचे हैं, और ये वो कई सालों से करते हुए आ रहे हैं, मतलब कई सदियों से, सेंचुरीज निकल चुकी हैं उनको। वो जाते हैं एक यूनिवर्स की अर्थ को डिस्ट्रॉय करते हैं, वहां पर उनकी मेमोरी को वाइप किया जाता है, फिर वो दूसरे यूनिवर्स में जाते हैं। और ये कहानी ना एक अच्छी खासी आयरनी भी होती पूरी की पूरी सीक्रेट टाइमलाइन पे, बिकॉज अल्टीमेटली हम सबको पता है ना कि ये लूप है, तो इटर्नल्स की कहानी भी एक लूप पे चल रही है। फिर आते हैं वन ऑफ माय फेवरेट, स्पाइडरमैन नो वे होम। तो इसको मैं बहुत ज्यादा चेंज नहीं करता, बस कुछ सटल चीजें हैं। सबसे पहले तो ये कि डॉक्टर स्ट्रेंज जो है वो वेस्ट व्यू में जो हुआ उसको इग्नोर नहीं करते, उसके बारे में बात करते। वो वेस्ट व्यू के बाद से लेकर अभी तक वांडा को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, बट ही कैन नॉट फाइंड हर एनीवेयर। जब पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज के पास आता मदद मांगने के लिए, तो पीटर को वांडा का एग्जाम्पल देकर के बताते कि वेस्ट व्यू में जो कुछ भी हुआ उससे साबित होता है कि डार्क मैजिक, उसकी पावर्स को हम लोग नहीं जानते और उसके साथ खेलना नहीं चाहिए। बाकी पूरी कहानी वैसी की वैसी सेम रहती, टोबी एंड्रयू वाला पार्ट में बिल्कुल भी चेंज नहीं करता। बस हाँ ये है कि पोस्ट क्रेडिट सीन में वेनम वाली चीज आई वुड नॉट कीप इट हियर। मतलब वो वेनम आता है चला जाता है, वो सब ठीक है, लेकिन अपना पोलियो की 2 बूंद जो उसने छोड़ी थी वो नहीं। आई डोंट वांट इट इन एमसीयू। इवन एमसीयू वाले उसको एमसीयू में नहीं रखना चाहते, लेकिन इसके बदले हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग कर सकते हैं, और वो ये है कि हम लोगों को पोस्ट क्रेडिट सीन में वांडा दिखाई जाती, जो वो पूरे स्पाइडरमैन नो वे होम के क्लाइमैक्स में होता है ना कि मल्टीवर्सल लेवल पे ऐसे फटने लगता है सब कुछ और हमको दूसरे यूनिवर्सेस के विलन्स दिखाए जाते हैं। तो ये बात वांडा को पता चल चुकी है, हु इज एक्चुअली यूजिंग डार्कहोल्ड टू फाइंड हर चिल्ड्रन इन द एंटायर मल्टीवर्स। हमको अभी तक इससे पहले ये बात नहीं बताई गई थी। वांडा विजन के एंड में हमको पता चलता है कि वांडा डार्कहोल्ड लेके निकल चुकी है, वो क्या ढूंढ रही है वी हैड नो आइडिया, लेकिन यहां पर हमको दिखाया जाता कि उसे पता चल चुका है कि मल्टीवर्स में एक टीयर आ चुका है और उसी का वो इस्तेमाल कर सकती है। फिर आता है हॉकाई, जो मुझे पसंद आया था। एंड सबसे पहले अगर मैं इसमें कुछ चेंज करूंगा तो वो है एको पे इतना फोकस नहीं होगा भाई। आई मीन आई विल बी डिलीटिंग द एंटायर थिंग। मैं एको के ऊपर शो तक नहीं बनाने वाला, मैं उसकी बात भी नहीं करूंगा मैं। फिर केट बिशप का बैकग्राउंड थोड़ा और एक्सप्लोर करते, हमको वो जो दिखाया गया था ना कि वो बैटल ऑफ न्यूयॉर्क के टाइम में थी और उससे उसको इफेक्ट हुआ है, तो उसके अलावा और क्या। आई मीन तुम ऐसा तो नहीं दिखा सकते ना कि वो बचपन से आर्चरी में अच्छी थी तो बड़े होते होते वो हॉकाई से बेटर हो गई। मैं ऐसे, मेरे को भी 25 तक का पहाड़ा याद था, यूपीएससी क्लियर करके बैठा हूं क्या मैं। फिर एक चीज जिसको मैं काफी यूज करता वो है हॉकाई का रॉनिन वाला आर्क। एंड गेम में हॉकाई रॉनिन क्यों बना था, क्योंकि उसकी फैमिली डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। यहां पर वो एक बार फिर से यही सेम चीज करता है, मतलब स्टार्टिंग के 3-4 एपिसोड्स तक हम उसको रॉनिन वाली आउटफिट में देखते हैं, हु इज डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, बिकॉज अब उसे नताशा का लॉस फील होता है। फिर केट आती है जो एग्जैक्टली नताशा की जगह तो नहीं ले पाती, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हॉकाई की हेल्प करती है टू मूव ऑन, और उसको ये समझाने में कि वो एक किलर नहीं है, उसका एक पर्पस है लाइफ का। एंड ये देखकर हॉकाई स्टार्ट्स टू ट्रेनर। प्लस एक चीज और भी है जिसको मैं यहाँ पर इंटीग्रेट करता, वो था विल्सन फिस्क। मतलब सिर्फ आखिरी एपिसोड में उसको नहीं दिखाते, आई वुड एक्चुअली यूज हिम थ्रू आउट, और उससे बताने की कोशिश करता कि रॉनिन जो है वो जितने भी लोगों को मारता जा रहा है, जो माफिया वालों को जान से मार रहा है, वो एक्चुअली अनोइंगली विल्सन फिस्क की मदद कर रहा है। बाकी येलेना वाली कहानी मैं बहुत हद तक सिमिलर रखता, इनफैक्ट इसको भी विल्सन फिस्क से कनेक्ट कर सकते थे, ये दिखा करके कि जब तक रॉनिन बना हुआ था क्लिंट बार्टन तब तक विल्सन फिस्क को कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन क्योंकि अब वो हॉकाई बन चुका है तो उसने अपने पुराने तरीके छोड़ दिए हैं और अब वो अच्छे रास्ते पे आ चुका है। एंड विल्सन फिस्क इससे थ्रेटेंड फील करके वैलेंटीना को बोलता है कि मेरे को यूएस एजेंट चाहिए, लेकिन यूएस एजेंट की जगह येलेना वॉलंटियर करती है क्योंकि उसको हॉकाई को जान से मारना है, बिकॉज वो बहन की मौत का बदला वाली चीज। इसके बाद हम लोग आते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में, और इसमें बहुत सारी चीजें बदलता भाई। मैं सबसे पहले तो इस मूवी को
मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस जो इसका नाम है ना, इसको जस्टिफाई करने के लिए आई वुड इंक्लूड द मल्टीवर्स पार्ट इन इट। मतलब बस मल्टीवर्स के नाम पे एक 838 अर्थ को दिखा के नहीं छोड़ देता। कोर कॉन्सेप्ट वही होता कि डॉक्टर स्ट्रेंज जो है वो वांडा से अमेरिका चैवेज़ को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज अब वो सुपर विलन आर्क पे जा चुकी है एंड इस चक्कर में वो मल्टीवर्स को हॉप करते जा रहे हैं। और यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि एक ही सीक्वेंस में मल्टीपल यूनिवर्सेस को दिखा देते, नहीं, वो एक यूनिवर्स में जाते, वहां पर वांडा पहुंचती, ये उससे फाइट करते, वहां पर जो लोकल सुपर हीरो है वो उसकी मदद करने की कोशिश भी करता, और इसी बहाने हमको कुछ कैमियोज भी दिखाए जा सकते थे, कुछ अच्छी फैन कास्टिंग भी हो सकती थी। फिर वो जो इनकर्जन्स वाली चीज है ना, मैं उसको और बेटर तरीके से एक्सप्लेन करता। मतलब ऐसा दिखा सकते थे कि एक अर्थ पे पहुंचते हैं, वहां पर ऑलरेडी इनकर्जन हो रहा है, तो वो केओस पैनिक वाली सिचुएशन थोड़ी सी क्रिएट हो सकती थी। प्लस वो जो डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस डॉक्टर स्ट्रेंज की बैटल थी उसको भी थोड़ा सा ठीक करता मैं। मतलब वो काफी क्रेजी फील होती है। और हाँ, एंड में ना वांडा को मैं मारता नहीं, बिकॉज यहाँ पर उसका थोड़ा रिडेम्पशन आर्क देना जरूरी था। तो आई वुड से कि यहाँ पे वांडा रियलाइजेस कि दूसरों के बच्चों को चोरी करना ठीक नहीं है। वो तो गौर का उस पर भी बात करेंगे, लेकिन वांडा यहाँ पर ये बात रियलाइज कर लेती कि मैं जो कर रही हूँ वो ठीक नहीं है। तो वांडा विजन में जो उसका एक पूरा विलन आर्क सेटअप किया गया था, जो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस तक कंटिन्यू रहता है, उसके एंड में जाकर के वो थोड़ी सी ठीक होती है और वो मरती नहीं है, वो एक्चुअली दूसरे यूनिवर्स में ट्रैप हो जाती है। इसका एक वैलिड रीजन ये दे सकते थे कि जो वो टाइम रेट्स या वो सैंड रेत जो भी थी ना, जो डॉक्टर स्ट्रेंज को पकड़ने आती है जब वो ड्रीम वॉक वगैरह करने लगता है, तो वही सेम बीइंग्स आकर के वांडा को ले जाती हैं। मतलब क्योंकि वांडा ने इतना ज्यादा मल्टीवर्स के साथ इंटरफेयर कर दिया है, जा जाके इतने लोगों को मार दिया है दूसरे यूनिवर्सेस में, कि वो टाइम रेट्स आ रही हैं और वो वांडा को लेके जा रही हैं और उसको पकड़ के अपने प्रिजन में कैद कर लिया है। फिर पोस्ट क्रेडिट मोस्टली सेम होता, बस एक छोटा सा चेंज यहाँ पे मैं करना चाहता कि डॉक्टर स्ट्रेंज सड़क पे चल के जा रहे हैं, तभी उनकी मुलाकात सैम विल्सन से होती है। वो डॉक्टर साहब से आके कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, मैं एक बार फिर से अपनी टीम बना रहा हूं एवेंजर्स की, वुड यू बी इंटरेस्टेड। लेकिन इससे पहले कि डॉक्टर साहब अपना जवाब उसे दे पाते, क्लिया की एंट्री होती है, जो डॉक्टर साहब को कहती है, डॉक्टर स्ट्रेंज तुमने इनकर्जन्स कॉज की हैं, चलो मेरे साथ। एंड डॉक्टर साहब निकल जाते। फिर आता है मून नाइट। तो सबसे पहले तो ना मैं इसको मार्वल की पहली आर रेटेड सीरीज बनाता, इसको एको को नहीं, घंटे का रेटेड आर क्या था उसमें, खैर वो छोड़ देते, उस पर हम बात नहीं करेंगे। तो मून नाइट कंप्लीटली आर रेटेड। बाकी उसका जो डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर था उसको बिल्कुल वैसा का वैसा ही रखते हैं कि 3 पर्सनालिटीज हैं, जिसमें से तीसरी के बारे में किसी को नहीं पता। मतलब जेक लॉकली जो है वो अभी भी हिडन है। स्टीवन को मार्क के बारे में पता चल चुका है, मार्क को स्टीवन के बारे में पहले से ही पता है, और इनका डायनामिक कुछ कुछ वैसे ही रहता। बस बीच में ऐसे मोमेंट्स दिखा सकते थे कि जहां पे कुछ हुआ है और मार्क और स्टीवन दोनों को ही नहीं पता कि किसने किया। फिर क्योंकि ये आर रेटेड है तो डेफिनेटली मैं वायलेंस बिल्कुल भी छुपाने की कोशिश नहीं करता। मतलब इसको जितना ब्लडी हो सकता है मैं रखता। भाई वो आंखें ऊपर करके एक्शन सीक्वेंसेस तो बिल्कुल गायब नहीं करने वाला था, मैं एक एक एक्शन सीक्वेंस दिखाता और बहुत ही ब्रूटल तरीके से। आई मीन मून नाइट इसीलिए तो कॉमिक बुक्स में जाना जाता है, वो नहीं ठगता, नहीं डरता किसी से भाई। ही इज लाइक, कोई उसके सामने नहीं आना चाहता भाई, कोई उससे पंगा भी नहीं लेना चाहता, जस्ट फॉर दिस रीजन कि अगर कीचड़ में कूद के सुअर से लड़ने की कोशिश करोगे तो गंदे खुद ही होगे। दैट इज मून नाइट फॉर यू इन कॉमिक बुक्स। फिर ना जो खॉन्शू वाला एलिमेंट है, मैं उसको थोड़ा सा एम्बिगुअस रखने की कोशिश करता कि आखिरी तक लोगों के दिमाग में ये चीज क्लियर नहीं होती कि क्या खॉन्शू सच में एग्जिस्ट करता भी है या बस इसके दिमाग में ही है। क्योंकि ये ऑलरेडी मल्टीपल पर्सनालिटी से स्ट्रगल कर रहा है, तो क्या ये सच में एग्जिस्ट भी करता है। और हाँ, वो जो इजिप्शियन पैंथियन वाला पूरा सीन था ना, मैं उसको हटा देता। इट डिड नॉट सर्व एनी पर्पस व्हाटसोएवर। और वो जो उसने क्या एक स्कारलेट स्कैरब वो जो क्रिएट, वो भी नहीं, नॉट एट ऑल, नहीं, कोई पर्पस नहीं है इन सब चीजों का भाई। फिर मैं शो का मेन विलन चेंज कर देता। ओरिजिनली प्लान किया गया था कि बुशमैन जो कॉमिक बुक्स में मून नाइट को क्रिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना, मैं ट्राई करता कि उसी को रखूं। और जो मार्क स्पेक्टर के मल्टीपल पर्सनालिटीज का कॉज है ना, मैं उसको चेंज करता। मतलब मम्मी पापा के बेल्ट खाने से अगर कोई मून नाइट बन रहा होता तो 40 मेरे अंदर ही है। तो मैं इस चीज को ना थोड़ा और डार्क दिखाता। माँ बाप वाला रीजन तुम रख सकते हो, लेकिन ऐसा कुछ दिखाते जो किसी ने विटनेस नहीं किया और तुम इसको एक्चुअली स्क्रीन पे देख के कांप जाओ। फिर मिस मार्वल भाई, ओके, तो सबसे पहले इसमें जो क्लैंडनस्टाइन वाला पूरा ग्रुप था ना, वो नजमा और जो जो चीजें दिखानी, मैं उसको पूरा हटा देता। आयशा जो कि क्लैंडनस्टाइन या क्लैंडनस्टीन जो भी कहते हैं, मैं उसको इंसान बनाता और ये बता देते कि वॉर के टाइम पे उसको वो बैंगल मिलती है जिसका वो इस्तेमाल कर लेती है। उस बैंगल के बारे में थोड़ा और फ्लैश आउट करने की कोशिश करी जाती। एंड क्लैंडनस्टीन की जगह जो बैड गाइज होते हैं ना, वो डीओडीसी वाले रहते हैं। वो कमाला के बैंगल्स की वजह से उसके पीछे आ रहे हैं। प्लस इसमें जो टाइम ट्रैवल वाली सीक्वेंस थी ना, मैं उसको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करता कि आखिरकार इनमें कौन सी ऐसी शक्ति थी जिस वजह से कमाला पास्ट में चली गई और वहां जाकर के उसने इतना बड़ा चेंज कर दिया। एंड टीवीए आ ही नहीं रही है भाई। और चलो टीवीए
का आना छोड़ दो, अगर कमाला ने पास्ट में जाके कोई चीज चेंज करी है तो उससे एक नई टाइमलाइन क्रिएट होनी चाहिए ना, वो भी तो नहीं हुई। आई मीन इट प्रीटी मच ब्रोक एवरी सिंगल रूल ऑफ टाइम ट्रैवल जो एंड गेम में क्रिएट किया हुआ था, तो मैं इसको थोड़ा सा एड्रेस करने की कोशिश जरूर करता। फिर आता है शी हल्क। अब तुम मुझे पता है क्या सोच रहे हो कि इसको भी हटा दो, लेकिन नहीं, आई हियर मी आउट वंस। तो ये अपनी फनी टोन को कैरी करती, फोर्थ वॉल ब्रेकिंग बीच बीच में हो रही है, वो सब अपनी जगह पे वैसे ही रहता क्योंकि वो कॉमिक बुक एक्यूरेट भी है बहुत हद तक। लेकिन सबसे पहले तो मैं डेयर डेविल को एक बॉय टॉय नहीं बना देता जो वन नाइट स्टैंड करके बड़ा खुश सा था। नहीं, मैं उसकी नेटफ्लिक्स वाली चीजों को कंसिस्टेंट मेंटेन करके रखता और यहाँ पर लेके भी आते क्योंकि एक अच्छा लॉन्चिंग पॉइंट था ये। लेकिन जो शो का मेन प्लॉट एलिमेंट था ना, वो होता शी हल्क का ब्लड। मतलब शी हल्क के ब्लड के पीछे बहुत सारे लोग लगे हुए हैं और ये करवाने वाला है लीडर, जो हम लोगों ने ब्रेव न्यू वर्ल्ड में देखा, उससे पहले इनक्रेडिबल हल्क में देखा था ना। तो लीडर जो है वो सारी चीजें करवा रहा है। अब लीडर तो यहाँ पर रिवील हो जाता, लेकिन वो ये सारी चीजें क्यों कर रहा है ये अभी नहीं बताते। और जहां तक इसके फिनाले की बात है ना, तो वो मैं पूरा चेंज कर देता कि भाई शी हल्क फोर्थ वॉल ब्रेक करके इतने लेवल पे पहुंच गई कि वो मार्वल स्टूडियोज, डिज्नी वगैरह में जाकर के वहां के लीडर से ये सब नहीं करता। मैं बहुत सिंपल रखता है इसको। अबॉमिनेशन को यहाँ पर पहली बार दिखाया जाता और वो स्टार्टिंग में दिखाते कि वो रिट्रीट में है और वो होता है ना कि चक्रास को उसने अपने मेंटेन कर लिया, वो सारी चीजें कर रहा है। लेकिन फिनाले में रिवील किया जाता है कि वो सब सांड की टट्टी थी और आखिरी में वो एमिल ब्लॉन्स्की से अबॉमिनेशन बनता है, Who gets even more powerful, क्योंकि उसी मोमेंट पे ये बात रिवील करी जाती है, एक थोड़ी फ्लैशबैक सीक्वेंस क्रिएट करते इनक्रेडिबल हल्क मूवी के टाइम की, कि लीडर ने जब एमिल ब्लॉन्स्की को सीरम इंजेक्ट किया था ना वो मूवी में, उसके बाद से लेकर अभी तक ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं क्योंकि एमिल ब्लॉन्स्की को कॉन्स्टेंटली लीडर की जरूरत पड़ती है अपने आप को स्टेबलाइज्ड रखने में, और इसी चीज का फायदा लीडर उठा रहा है क्योंकि उसने एमिल के अंदर कुछ ऐसा इंजेक्ट किया हुआ है जिससे वो उसे कंट्रोल कर सकता है, इनफैक्ट उसको पावरफुल भी बना सकता है बिकॉज उसके पास टेलीपैथिक पावर्स है ना। तो उसी सीरम का इस्तेमाल करके लीडर जो है यहाँ पर अपना टेस्ट रन करता है। वो अबॉमिनेशन को इतना शक्तिशाली बना देता है कि वो हर चीज को ओवर पावर कर देता है। यहाँ पर ये दिखा सकते थे कि वो इतना शक्तिशाली हो चुका है कि वो शी हल्क को ऑलमोस्ट मार ही देता है, लेकिन तब उसकी पावर्स जो है वो ओवरलोड हो जाती हैं और वो क्रैश कर जाता है। जैसे एक होता है ना कि मशीन हीट अप हो गई और वो क्रैश हो गई, तो ये चीज होती है एमिल ब्लॉन्स्की के अबॉमिनेशन के साथ में। और यहाँ पर लीडर को समझ में आता है कि जो वो परफेक्ट करने की कोशिश कर रहा था उसमें भी टाइम है। प्लस इसके एंड में हम लोग वही सेम चीज देखते हैं कि प्रोफेसर हल्क जो है अपने बेटे स्कार को लेके आ चुके हैं, ये लोग आपस में बात कर रहे हैं। लेकिन तब एंट्री होती है सैम विल्सन की, जिसको प्रोफेसर हल्क ही लेके आते हैं और जेनिफर से इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि देख लो और ये सैम तुम्हारी कुछ मदद चाह रहा है। फिर आते हैं थॉर लव एंड थंडर। भाई ये तो पूरी मूवी डिलीट हो जाती है क्या, मतलब खैर ठीक है, थॉर की पिक्चर है, थोड़ी बहुत चीजें हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहली चीज मैं बदलता वो ये होती कि गॉर को पावर्स कैसे मिली। हेला जो है वो एसगार्ड से आके गिरती है गॉर के सामने जब वो मरने की कगार पे होता है, और वो हेला की तलवार को टच करते ही पावरफुल बन जाता है। ये काफी हद तक कॉमिक बुक एक्यूरेट है, और जिस तलवार को पकड़ता है उसको नेक्रोसॉर्ड का नाम दे सकते थे। ये बहुत ही इजीली इस मूवी को थॉर रैग्नारॉक से कनेक्ट कर देता, आई डोंट नो। और सच बताऊं, इस मूवी को दोबारा देखने पर आई रियलाइज कि बहुत सारी जगह पर चीजों को बहुत स्मूथ किया जा सकता था ताकि एक अच्छी मूवी बने। It's as if Taika Waititi did not want to make a good movie। कैसे, मैं बताता हूँ ना आगे चलते हुए, बस तुम अभी फिलहाल के लिए समझ लो कि गॉर को सीधे हमने हेला से कनेक्ट कर दिया, उसको नेक्रोसॉर्ड मिल चुकी है, उसने गॉड्स को मारना शुरू कर दिया। फिर दूसरी चीज जो है ना, मैं थॉर के पतला होने वाली चीज को एकदम ऐसा जोक की तरह ट्रीट नहीं करूंगा। मैं आधी मूवी तक थॉर को मोटा ही रखता, और उसका रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि वो आधी मूवी तक इस बात को लेके अभी भी डिनायल में है। जो चीजें उसने लूज करी हैं, इन्फिनिटी वॉर में थैनोस वाला ट्रॉमा, फिर उसके बाप भाई, सारी चीजों को अभी भी वो डिनाई करता चला जा रहा है। और इसके भी ऊपर से ना वो जो न्यू एसगार्ड है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी नहीं लेना चाहता, तो इसी वजह से वैल्करी अभी भी वहां की रूलर है, वहां की क्वीन है। तो इन सारी चीजों का एहसास ना थॉर को बीच मूवी में जाके होता, जब गॉर इनके न्यू एसगार्ड पे आता और उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके जो बचे कुछ एसगार्डियंस है उसमें से भी बहुतों को मार देता। तब थॉर को इस बात का रियलाइजेशन होता कि नहीं, मैं इस चीज को हल्के में नहीं ले सकता, एंड देन उसका वो होता है ना कि थॉर आर्क शुरू होता। फिर जेन फॉस्टर के कैंसर वाली कहानी को मैं थोड़ा सीरियसली लेता, मतलब ऐसे फनी वे में नहीं उड़ा देता। कैंसर इज अ वेरी सीरियस थिंग, और इसको टाइका वाइटिटी ने एक्चुअली एक मजाक बना के रख दिया था। प्लस गॉर बच्चे नहीं चोरी करता, इंस्टेड वो ओमनीपोटेंट सिटी में अटैक करता और वहां पे जाके कई सारे गॉड्स को जान से मार देता। जहां थॉर नंगा घूम रहा था ना, वहां पर वो गॉर के बारे में बताता, गॉड्स थॉर को सीरियसली नहीं लेते, तभी गॉर की वहां पे एंट्री होती। वो कई सारे गॉड्स को जान से मार देता, बहुत ही ब्रूटल तरीके से। खून दिखाने की भी जरूरत नहीं थी भाई, तुम वैसे भी गोल्डन ब्लड दिखा रहे थे। तो गॉर द बुचर वाला जो नाम है उसको तुम बहुत अच्छे से जस्टिफाई कर सकते थे। वो वहां तक कई सारे गॉड्स को मार देता और बच्चे इकट्ठे करने की बजाय
वो गॉड्स को इकट्ठा करता, क्योंकि कॉमिक बुक की तरह यहाँ पर भी वो गॉड्स को किडनैप करके एक बड़ा सा बॉम्ब बनाने की कोशिश करता जो कि एक बार में सारे गॉड्स को वाइप कर दे। तो थॉर एंड में थॉर वाली बॉडी वगैरह सब चीजों के साथ गॉर से फाइट करता। यहाँ पर उसको जेन फॉस्टर हेल्प कर सकती थी, मे बी ओमनीपोटेंसिटी से एक दो गॉड्स जैसे हर्क्यूलीज हो गया, एरीज को दिखा सकते थे तुम, वो सारे के सारे थॉर के साथ आते और एक साथ मिल करके गॉर को हराते। वो प्यार की शक्ति और वो सब नहीं करते। हाँ, वो लव और इटर्निटी वाला पार्ट भी मैं पूरी तरह से हटा देता। फिर हम लोग आते हैं ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर पे। एंड देखो ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, बट मैं तचाला को रिकास्ट कर लेता। इस मूवी का मेन कॉन्सेप्ट होता बैटल ऑफ टू किंग्स, मतलब नेमोर वर्सेस तचाला, और यही पूरी चीज को मैं मार्केटिंग में यूज करता कि दो बड़े बड़े किंग्स, एक पानी के अंदर है, दूसरा अर्थ पे जो सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है उसको पोजेस करता है, और उन दोनों का आपस में क्लैश होगा। यही पूरा का पूरा मूवी का इंटायर कॉन्सेप्ट होता। अब बस इसके पीछे की कहानी और उसकी रीजनिंग को जस्टिफाई करना है। तो इसको ना एमसीयू की जो अभी हमारी रनिंग थीम है ना, उसके साथ में ऐसे कनेक्ट किया जाएगा कि इंसानों ने टैलोकन को डिस्कवर कर लिया है। वो लोग वहां पहुंच के, क्योंकि वो लोग वकांडा से वाइब्रेनियम को निकाल नहीं पा रहे हैं, तो इसी वजह से वो टैलोकन से वो चीज करने की कोशिश करते हैं। एंड नेमोर का जो पूरा किंगडम है वो वैसे ही थोड़ा सा रॉ दिखाया गया है, तो वो अपने आप को डिफेंड तो करते हैं लेकिन बहुत लंबे टाइम तक नहीं कर पा रहे। इसी वजह से नेमोर डिसाइड करता है कि वो रिटालिएट करेगा ऐसी जगह पे जो कि एडवांस्ड है और जिसके पास वाइब्रेनियम भी है। तो वो जाता है सीधे वकांडा पे अटैक करने के लिए। तचाला उसकी स्ट्रैटेजी से अग्री नहीं करता, वो उसको समझाने की कोशिश करता है क्योंकि वो राइचियस किंग है। लेकिन नेमोर इतना हरामी है कि वो तचाला की मां को ही जान से मार देता है, और ये चीज तचाला को ओवर द एज ऑलमोस्ट पुश कर ही देती है। और जैसे तुम बाकी मूवीज में देखते हो ना कि बड़े बड़े सुपर हीरोज आपस में फाइट कर रहे हैं और फिर आखिरी में एक मॉन्स्टर आ गया तो वो टीम अप करके उसका, यहाँ ये नहीं होता। दिस वुड बी तचाला वर्सेस नेमोर टिल द वेरी एंड, क्योंकि नेमोर एक एंटी हीरो, ग्रे शेड उस टाइप का कैरेक्टर है जो कि विलन की तरह यहाँ पे दिखाया जाता। तो ये आखिरी तक बस फाइट ही करते, और वो जो पूरी डिहाइड्रेशन वाली चीज है ना, वो भी मैं यहाँ नहीं रखता। बस इट्स जस्ट प्योर फाइटिंग, टू ह्यूज पावरफुल किंग्स जस्ट फाइटिंग इट आउट। पोस्ट क्रेडिट में बात रिवील करी जाती कि बकी सैम को लेके तचाला के पास आया, बिकॉज बकी ऑलरेडी वकांडा में पहले रह चुका है। तो वो सैम को तचाला के पास लेके आया जो उससे मदद मांगता है कि एवेंजर्स को रीअसेंबल कर रहा है, तो उसे तचाला की हेल्प की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज ही फील्स कि वकांडा इस पूरी दुनिया में एक ऐसा नेशन है जो अभी तक स्क्रल से कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। बट सैडली इट प्रूव्स टू बी अनट्रू, क्योंकि ये रिवील किया जाएगा कि ना केवल वकांडा में स्क्रल्स आ चुके हैं, बल्कि बकी जिसके साथ वो इतने टाइम से घूम रहा है ना, वो भी स्क्रल बन गया है। प्लस जो ह्यूमंस टैलोकन पे अटैक कर रहे थे ना, वो भी स्क्रल्स ही करवा रहे थे, क्योंकि अब यूएन की बड़ी बड़ी पोस्ट पे भी स्क्रल्स ही बैठे। तो इन अ वे नेमोर वर्सेस तचाला वाज एक्चुअली डन बाय स्क्रल्स। फिर आते हैं एंटमैन क्वांटमेनिया पे, और देखो ये मूवी ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं इसको वैसे ही बनाता, ऐसे कैंग का मजाक नहीं बना देते। यहाँ पर उसको सेटअप तो ठीक ठाक किया गया, लेकिन ये मूवी ना उसको एक प्रॉपर थ्रेट की तरह एस्टैब्लिश कर ही नहीं पाती। तो पहले तो कहानी वैसी की वैसी रहती कि जैनेट और कैंग के बीच में थोड़ी बहुत बॉन्डिंग होती है जब वो लोग क्वांटम रेल में रहते हैं। फिर जैनेट वापस जाती है, उसको लगता है कि उसको अभी भी वापस जाना है बिकॉज कैंग इज स्टिल देयर, तो वो हैंक के साथ वापस जाती है। इन लोगों के बीच में एक फाइट होती है, और उस फाइट में कैंग जो है वो हैंक को जान से मार देता है। अब यहाँ पर ये चीज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे पहले माइकल डगलस बहुत पैसा मांग रहे हैं, तो उनको बाहर करके मार्वल का भला ही होता, बार बार डीएज भी करना पड़ता है बंदे को, तो इसी वजह से एक चीज गई, बड़ा खर्चा बच गया। दूसरी चीज ये कि जैनेट जब असली दुनिया में पहुंचती है तब भी वो हैंक और स्कॉट, होप, इन लोगों को भी बहुत ज्यादा कैंग के बारे में कुछ बताती नहीं है। और ऐसे में जब हैंक बिना सच्चाई को जाने ही निपट जाएगा ना, तो ये चीज जैनेट के ऊपर एक बहुत बड़ा गिल्ट छोड़ जाएगी। मतलब वो क्वांटम रेल में कैंग के साथ भी रही और फिर अपने पति की मौत के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, वो उसको सच भी नहीं बता पाई। और ये चीज कैंग को भी एक काफी फॉर्मिडेबल ओपोनेंट की तरह सेटअप कर देती है कि मतलब उसको ऐसे हल्के में नहीं ले सकते तुम कि कैसी लैंगी जा करके हरा दे रही है। फिर मैं सीजीआई वालों को थोड़ा टाइम देता मोडॉक का सीजीआई ठीक करने के लिए, मतलब एटलीस्ट वो थोड़ा यार थोड़ा तो ठीक लगता। फिर कैंग जो है ना वो चीटियों से नहीं हारता। सबसे पहली बात तो वो स्कॉट को इतना मारता आखिरी में कि ऑलमोस्ट जीतने ही वाला होता, तब जाके स्कॉट उसको ट्रिकरी से उस मल्टीवर्सल इंजन कोर में फंसा देता। लेकिन इसकी एक कॉन्सिक्वेंस और भी होती, और वो ये थी कि स्कॉट को अपने आप को सैक्रिफाइस करना, मतलब मरना नहीं पड़ता, लेकिन उसको क्वांटम रेल में ही रहना पड़ता ताकि उसकी फैमिली जो है वो नॉर्मल दुनिया में पहुंच पाए। और हाँ, इसका एंड का पोस्ट क्रेडिट हम लोग वैसे ही रख सकते थे कि काउंसिल ऑफ गैंग्स जो है उनको धीरे धीरे पता चल गया है कि एवेंजर्स जो है वो टाइमलाइन में इधर उधर फैल रहे हैं। फिर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में मैं कुछ भी चेंज नहीं करता बिकॉज आई फील इट वाज प्रीटी मच पीक, लेकिन अगर करना ही है तो थोड़ा बहुत ड्रैक्स को मार देता मैं। ये चीज हाई एवोल्यूशनरी को एक डेंजरस विलन की तरह सेटअप करती, प्लस हम लोग उससे ज्यादा नफरत भी कर पाते। और इतनी सारी मूवीज के बाद नाउ वी कम टू सीक्रेट इन्वेजन, जो कि एक
ऐसी सीरीज बन के रह गई जिसको अपने दिमाग से भी डिलीट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इसको सीरीज ना बना के एक एवेंजर्स लेवल मूवी बनाता। मैं ट्राई करता कि इसके लिए स्टीवन मैकफ्रीली और रूसो ब्रदर्स को वापस लेके आऊं और इसको ना वो विंटर सोल्जर और सिविल वॉर वाली वाइब दे पाऊं, ताकि ये वो सीरियसनेस और वो जो कोल्ड एनर्जी हम लोगों ने इन मूवीज में विटनेस करी है ना, उसको कैरी करे। सबसे पहले तो जो पूरा हार्वेस्ट वाला कॉन्सेप्ट था ना, मैं उसको हटा देता। ये दिखाते कि इतने लंबे टाइम से स्क्रल्स जो हैं वो अलग अलग प्लेसेस ऑफ पावर पे पहुंच चुके हैं और अब टाइम आ चुका है उनके प्लान्स को एग्जीक्यूट करने का। यहाँ पे निक फ्यूरी को सैम रिप्लेस कर देता, जो इतने लंबे टाइम से अपनी पूरी टीम वगैरह बनाने की कोशिश कर रहा था, और तुम लोग येलेना को, रेड गार्डियन को और भी दूसरे जो टियर 2 सुपर हीरोज है ना, उनको इस मूवी में लेके आ सकते थे, थोड़ा सेटअप दे सकते थे। प्लस ये भी बता सकते थे कि इनमें से बहुत सारे एक्चुअली स्क्रल्स हैं। मतलब हम लोगों ने ब्लैक विडो में जो रेड गार्डियन देखा था वो पहले के टाइम, मतलब वो पास्ट की कहानी होती तो वहां पर वो रेड गार्डियन था, लेकिन अब मॉडर्न टाइम में वो एक स्क्रल है। सेम गोज फॉर जॉन वॉकर, तो फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में जो उसने ऐसा ठोका पीटी करी थी ना, वो स्क्रल था। एंड ये चीज ना एक और एजेंडा भी सर्व करती है कि स्क्रल्स जो है वो सुपर हीरोज को डिमीन करना चाहते हैं, मतलब दुनिया के सामने दिखाना चाहते हैं कि सुपर हीरोज कितने हरामी हैं। इसी वजह से उन्होंने पब्लिक के सामने एक सुपर हीरो से, एक बड़े सुपर हीरो से मर्डर करवाया। ये पूरी मूवी इसी थीम पे चलती कि कोई भी किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकता। इनफैक्ट सुपर हीरोज एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, और इसका एंड भी इसी नोट पे होता, वो जो एक पूरा डिस्ट्रस्ट का माहौल बन चुका है। गवर्नमेंट सुपर हीरोज पे ट्रस्ट नहीं करती, सुपर हीरोज एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते, और ये जो सोकोविया अकॉर्ड्स के बाद एक और बड़ा इवेंट है जो कि सुपर हीरोज को इन अ वे फ्यूजिटिव्स बना देता है। और सोकोविया अकॉर्ड्स को क्रिएट करने वाले जो रॉस साहब थे ना, अब वो प्रेसिडेंट बन गए। ये बता के कि देखो मैंने तो पहले ही बोला था ही इज प्रेसिडेंट नाउ। फिर लोकी का सीजन 2 मैं कुछ नहीं बदलता भाई, इट वाज पीक, और मैं इसमें कोई चीज चेंज नहीं करता। फिर हम लोग आते हैं डेडपूल एंड वोल्वरीन पे। तो मैं समझता हूँ कि ये किस थीम के साथ में गए थे, कि एक फन एडवेंचर जिसका एमसीयू से कोई भी कनेक्शन नहीं है। आई कंप्लीटली एक्सेप्ट इट, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा एटलीस्ट थोड़ी बहुत चीजें चेंज करता। सबसे पहले तो वोल्वरीन की जो डार्क कहानी थी ना, उसको विजुअली दिखाता मैं। बस ये बोल के मत निकल जाओ कि ये ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। इनफैक्ट हमारे पास कॉमिक बुक में एक बहुत ही बढ़िया सा डिस्क्रिप्शन है, जहां पर मिस्टीरियो जो है वो वोल्वरीन को दिखाता है कि सारे विलन्स जो है वो उस पर अटैक करने आ रहे हैं, तो वो एक एक करके सबको जान से मार देता है। लेकिन जब मिस्टीरियो का इल्यूजन हटता है तो ही रियलाइजेस कि उसने अपने खुद के दोस्तों को ही खत्म कर दिया। दे कुड हैव इजीली डन दिस हियर। और पता है, अगर एक लेवल और डार्क जाना है ना, तो ये भी दिखा सकते थे कि यहाँ पर ये काम मिस्टीरियो नहीं बल्कि एक बहुत ही फक्ड अप प्रोफेसर एक्स कर रहा था। वो वोल्वरीन को दिमाग से मैनिपुलेट करता है, एंड जब वोल्वरीन उसको जान से मारने की कोशिश करता है कि मतलब मेरे सारे दोस्तों ने मार दिया, तो ही एस्केप्स। और फिर वॉइड में जब डेडपूल एंड वोल्वरीन पहुंचते तो यहाँ पर उसको वो प्रोफेसर एक्स मिलता है। सो वोल्वरीन गेट्स अनदर चांस टू रिडीम हिमसेल्फ, जो वो आखिरी में करके अपने आप को थोड़ा ठीक कर लेता है। या फिर ऐसा भी दिखा सकते थे कि यहाँ पे पूरे वॉइड में जो मेन विलन है वो कैंग से कनेक्टेड है, मतलब कैंग का ही कोई एक वेरिएंट है जिसको वॉइड में भेज दिया गया, और अब यहाँ पर वो अपनी पूरी गैंग वैंग चला रहा है, और डेडपूल एंड वोल्वरीन मिलके उसी का सामना करते हैं। मैं कैमियोस को एज इट इज रहने देता, लेकिन इसी बहाने कैंग जो है वो थोड़ा और मेनेसिंग सेटअप हो जाता कि भाई 2-3 चीजों में अभी तक अपीयर हो चुका है। फिर हम लोग आते हैं द मार्वल्स पे। मैं ऑनेस्टली इस मूवी को भी नहीं बनाता, लेकिन देन मैंने सोचा कि इसमें कुछ इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे पहले तो जो सीक्रेट इन्वेजन की मूवी में पूरा कांड हुआ ना, तो उसका इंपैक्ट हमें यहाँ दिखता, क्योंकि अब गवर्नमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल, ये सारे के सारे लोग सुपर हीरोज के पीछे लग चुके हैं। तो कमाला जो है वो अपने घर वालों से अपने कनेक्शंस को तोड़ती है और छुपने छुपाने की कोशिश कर रही है। तभी उसकी मुलाकात होती है मोनिका से, कैरल डैनवर्स से, और ये तीनों एक स्पेस एडवेंचर पे निकल पड़ते हैं। अब ऐसा बता सकते थे कि सारी चीजें कमाला के कंगन की वजह से हो रही हैं, उसकी पावर्स को अभी भी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया, लेकिन थोड़ी बहुत लाइट यहाँ पे शेड करी जाती कि इसका ओरिजिन जो है वो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल है। मैं तो मतलब अपने मन में इनको कैंग से कनेक्ट करके ही बैठा हूं, तो मैं तो हर कहीं वो बोलता ही हूं, लेकिन ऐसा दिखा सकते थे। और फिर जब ये कैरल के साथ में वो उस प्लैनेट पे जाते हैं ना, जहां सब गा गा के बात करते हैं, तो वहां पहुंचते सब कुछ वैसा ही चल रहा है, अच्छा खासा, लेकिन तभी एक इमरजेंसी अलर्ट सेट होती है, एंड दे रियलाइज कि उनका जो प्लैनेट है वहां पे इंकर्जन हो रहा है। और इस मोमेंट पे हमको एमसीयू का पहला इंकर्जन दिखाया जाता उसी प्लैनेट के पर्सपेक्टिव से, मतलब वहां का जो प्रिंस यान था ना, उसके पर्सपेक्टिव से दिखाया जाता कि कैसे वो अपने लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा है। इतना ज्यादा पैनिक, केओस, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। दूसरा प्लैनेट इसके क्लोज आता जा रहा है, ग्रेविटी पूरी डिसरप्ट हो चुकी है, लोग भाग रहे हैं, लोग मर रहे हैं, स्टैम्पीड हो रही है, पता नहीं क्या कुछ। और एक इंसान जिसपे वो रिलाय कर रहा था कि वो उसके प्लैनेट की मदद कर सकती है, कैरल डैनवर्स, शी एक्चुअली एंड्स अप रनिंग अवे।
इसके लिए ऑल्दो कैरल अपने आप को ब्लेम करती, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। प्लस वो जब वहां से टेलीपोर्ट करती है तो वो खुद भी उसके कंट्रोल में नहीं रहता। प्लस इसकी एंडिंग में एज इट इज रखता, मतलब मोनिका एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स में पहुंच चुकी है। इसका पोस्ट क्रेडिट सीन भी वैसे ही रहता ताकि इसको आगे जाकर हम वो मल्टीवर्सल वाली चीज से कनेक्ट कर पाए। फिर आते हैं एगाथा ऑल अलोंग पे, तो इसको मैं बहुत ज्यादा चेंज नहीं करता क्योंकि ये मार्वल के मल्टीवर्स से भी कनेक्टेड नहीं है। बस एक छोटा सा माइनर चेंज ताकि आगे की चीजों से कनेक्ट कर पाए। बिली जो है वो टॉमी को ढूंढता तो है, लेकिन साथ में उसको अपनी माँ वांडा के बारे में भी पता चलता है, जिसको अभी तक वो मरा हुआ समझ रहा था कि वांडा एक दूसरी ऑल्टरनेट रियलिटी में कहीं पे फंसी हुई है किसी प्रिजन में, एंड बिली उसे भी बचाने के बारे में सोचता है। फिर हम लोग आते हैं कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड। सबसे पहले तो मैं इसको रीनेम करता, लेकिन जहां तक कहानी की बात है तो अब वही हो गया कि गवर्नमेंट जो है वो हीरोज पे भरोसा नहीं कर रही है। सैम अभी भी टॉरस के साथ मिलकर जो थोड़े बहुत स्क्रल्स हैं उनको रोकने की कोशिश कर रहा है, उनको पकड़ रहा है। लेकिन फिर इन लोगों को एक लैब मिलती है जहां पर गामा ब्लड के साथ में एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं। ये उसको एक्सप्लोर करते हैं, बट देन दे फाइंड सम फेल्ड सब्जेक्ट्स एज वेल। ये आधे इंसान आधे गामा मॉन्स्टर हल्क जैसी बींग्स दिखाई पड़ती हैं, लेकिन सब लोग मर चुके हैं। सैम जाता है और प्रेसिडेंट रॉस को वार्निंग देने की कोशिश करता है, जो कि हीरो से इतनी नफरत करनी शुरू कर चुका है कि वो सैम को अपने करीब तक नहीं आने देता। लेकिन फिर हमको दिखाते हैं कि वो सीक्रेटली लीडर के साथ मिलकर काम कर रहा है कुछ ऐसे मॉन्स्टर्स को क्रिएट करने के लिए जो कि उसके कंट्रोल में रह सके, लेकिन साथ ही साथ पावरफुल भी हो। तुमको याद होगा ना वो शी हल्क में लीडर ने कैसे एबोमिनेशन को कंट्रोल किया था, तो एबोमिनेशन वो तब टेस्ट रन कर रहा था और यहां पर वो टेक्नोलॉजी को थोड़ा थोड़ा परफेक्ट करता जा रहा है। एंड वो रॉस को एक ड्रग इंजेक्ट कर करके ये बिलीव करवा रहा है कि इसीलिए है ताकि रॉस उन मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर पाए, लेकिन एक्चुअली में रॉस को इन सबसे पावरफुल ड्रग दे रहा है ताकि रॉस रेड हल्क बन पाए। ये फिल्म वो जो पूरा लीडर और शी हल्क और वो गामा मॉन्स्टर्स वाली चीज थी ना, उसका पे ऑफ होगा, जहां पे लीडर जो है वो शी हल्क का ब्लड इस्तेमाल करके और भी गामा मॉन्स्टर्स को क्रिएट करता है। रॉस जो है वो आखिरी में जाके रेड हल्क बनता है और तब प्रोफेसर हल्क अपने बेटे के साथ आता है और शी हल्क एंड ये सब लोग मिलकर उसको रोकने की कोशिश करते हैं। इस पूरे प्रोसेस में प्रोफेसर हल्क ऑलमोस्ट सैवेज बन जाता है, लेकिन फिर अपने आप को जैसे तैसे कंट्रोल करता है। और लास्ट में बेटी रॉस इज एक्चुअली द वन जो आकर के अपने पिताजी को रोकने का काम करती है, द सन इज गेटिंग रियल लो बिग गाय बोल करके। और फिर हमको ये दिखाते हैं कि शी हल्क जो है फाइनली शी रियलाइजेस कि उसने कितनी बड़ी गलती करी अपने पूरे ब्लड और गामा वाली चीज को सीरियसली ना लेके, और ये देखकर ब्रूस उसको कहता है कि वेलकम टू द एवेंजर्स फैमिली। अब ये जो पूरी चीज हुई है ना, इसका रिपरकशन हम लोग थंडरबोल्ट्स में देखते हैं। मतलब गवर्नमेंट सुपर हीरोज पे पहले ही ट्रस्ट नहीं कर रही थी, जो प्रेसिडेंट था वो हल्क बन गया और इतने सारे गामा मॉन्स्टर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं जिनको एक बंदा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। तो इस पूरी चीज का फायदा उठाती है वैलेंटीना। वो इन्हीं मॉन्स्टर्स पे जो एक्सपेरिमेंट्स हुए थे उन एक्सपेरिमेंट्स को और ज्यादा रिफाइन करती है और अपने सब्जेक्ट्स पे करती है ताकि वो अपनी खुद की एक टीम बना सके जिसको वो कंट्रोल कर पाए। और वो डीओडीसी से इसी बारे में बात करती है कि एक प्राइवेटाइज टीम बनाऊंगी मैं। तो बॉब जो है उसको कॉमिक बुक एक्यूरेट ओरिजिन मिलता है कि वो गामा सीरम से ही क्रिएट हुआ है। फिर वॉइड को एक प्रॉपर एंटिटी बताते हैं, बस ऐसे काली परछाई नहीं बता देते, और इससे सेंट्री एक्चुअली में फाइट कर रहा है, मतलब दोनों की फिजिकल बैटल दिखाई जा सकती थी। और आखिरी में इसका एंड यही होता कि अब ये नए एवेंजर्स बन चुके हैं क्योंकि पुराने वालों पे गवर्नमेंट भरोसा नहीं करती। इन लोगों ने दुनिया के सामने दुनिया को बचा लिया है, तो इसी वजह से फिलहाल के लिए ये नए एवेंजर्स हैं। प्लस बकी और सैम भी आपस में इसलिए बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि सीक्रेट इन्वेजन में ना बकी जो है वो स्क्रल निकला था, तो सैम और बकी के बीच में ना अब एक अनरिजॉल्व्ड इशू हो चुका है। मतलब होता है ना कि दो दोस्तों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है और दोनों ने उसको क्लैरिफाई नहीं किया, तो इसी वजह से बकी अब न्यू एवेंजर्स का पार्ट है। तो सैम को वो चीज पसंद नहीं है, लेकिन वो उससे जाकर बात नहीं कर रहा। और बस यहीं पर खत्म। पोस्ट क्रेडिट सीन कुछ वैसा ही रहता जो हमने मूवी में देखा है, क्योंकि वो डूम्सडे को सेटअप कर रहा है। स्पीकिंग ऑफ फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स, तो यहाँ पर मैं इतना सिंपल नहीं रखता। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर डूम का नेम ड्रॉप देता। सूजन और रीड आपस में बात कर रहे थे, तो वो कॉलेज टाइम की बात कर सकते थे जहां पर विक्टर नाम का एक बंदा था जिसके साथ में इन लोगों ने पढ़ाई करी थी, या फिर ये भी बता सकते थे कि लैटवेरिया नाम का एक किंगडम है जहां पर डूम है। फिर सिल्वर सर्फर का कैरेक्टर आज भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखता मैं, बस ऐसा नहीं है कि आई गई किसी को पता ही नहीं चल रहा। गैलेक्टस की कहानी को भी थोड़ा वजनदारी दी जाती, और लास्ट में दिखाते हैं कि फैंटास्टिक फोर ने कोशिश पूरी करी लेकिन वो अपने प्लैनेट को बचा नहीं पा रहे हैं, और इसी वजह से उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, दैट इज टू एस्केप। गैलेक्टस उनके प्लैनेट को कंज्यूम कर ही रहा है, लेकिन तभी इनकर्जन होता है। दिस इनकर्जन इज गोइंग टू बी वेरी ब्रूटल, जहां पर हम इनके पूरे प्लैनेट को डिस्ट्रॉय होते हुए देखते हैं, और तब होती है डूम की एंट्री। अब पोस्ट क्रेडिट सीन को थोड़ा इंटरेस्टिंग बना सकते थे ये दिखाते हुए कि जो पूरा डिस्ट्रक्शन हुआ है ना, फैंटास्टिक फोर तो एस्केप करके निकल गए, लेकिन स्पेस में हमको एक फिगर दिखाया जाता है जो खुले हाथों से बस फ्लोट कर रहा है। ये डॉक्टर डूम है, जिसका सूट आर्मर वगैरह हम सब लोग देख सकते हैं, और उसके मुंह से इस पूरे डिस्ट्रक्शन को देखकर सिर्फ ये शब्द निकलते हैं कि
ये मैंने क्या कर दिया? ऑलराइट, तो ये था मल्टीवर्सल सागा का हल्का फुल्का फिक्स। मुझे पता है कि मैंने इसमें आयरन हार्ट को कवर नहीं किया, डेयरडेविल बॉर्न अगेन को भी नहीं किया, और उसका रीजन बहुत सिंपल है। आयरन हार्ट मुझे नहीं लगता कि कोई भी चेंज डिजर्व करता है। आई थॉट कि ये मल्टीवर्सल सागा में कुछ बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, प्लस ये मेफिस्टो को भी दिखा देता है, तो इट्स फाइन, आई फील इट्स ओके। वीडियो को इतना लंबा बनाने का कोई पॉइंट नहीं है। डेयरडेविल बॉर्न अगेन में कुछ चेंजेस थे, बट वो उसको बाद में देखेंगे। एंड आई ऑल्सो नो कि ये परफेक्ट नहीं है, इसी वजह से मैं चाहता हूं कि तुम लोग बताओ क्या कर सकते थे। आई वुड लाइक टू नो योर थॉट्स एंड ओपिनियंस। देखते हैं। बाय बाय, टाटा, लाइक, सब्सक्राइब।